हेलो बच्चों। तो बच्चों आज आप लोगों ने सीआरटी 52 का पेपर दिया हुआ है और सीआरटी 52 का जो बच्चे टॉपिक था वो था आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और इसी का बच्चे चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसा कि बच्चे सिंसर का विजन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। चलिए इसी के तहत बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात हो रही है और यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्टेन मेटल दे रखा है आपको और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये क्या है आपकी न्यू। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, ये न्यू दे रखा है। द रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये आपका इंसिडेंट रेडिएशन जो आपका मतलब इंसिडेंट रेडिएशन है दैट इज न्यू आई, ये दे रखा है इक्वल्स टू कितना है आपका 2 न्यू। और यहाँ पे न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको न्यू। मतलब ये देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा आप जानते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ये होता है आपका दैट इज ये हो जाएगा ई, मतलब क्या हो जाएगा एच इंटू जो भी आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है माइनस क्या हो जाएगा आपका एच न्यू। तो यहां से क्या बचेगा आपका 2 टाइम्स एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे एच न्यू। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल्स टू ये दे देगा आपको एच न्यू के इक्वल। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से एच न्यू। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आप निकाल सकते हो यहाँ से 2 एच न्यू अपॉन क्या देगा आपको एम। तो यहाँ पे जो v का वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट ये देगा आपको 2 एच न्यू अपॉन क्या दे देगा आपको m। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई क्या ऑप्शन दे रहा है 2 एच न्यू अपॉन m। तो अब ऐसी बात है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका पहला। आते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल इट एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन but there is a no such emission with the yellow color light with one of the color can produce emission of the photo electrons। देखिए अगर कंसीडर कर लो कि ये कोई आपकी एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की प्लेट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेडिएशन फॉल हो रहा है। ये आपका रेडिएशन फॉल हो रहा है तो यहाँ पे जो आपका एमिशन होगा, मतलब जो आपका एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा। उसके लिए सर्टेन कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो आपका इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी बच्चे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए और उसका वेवलेंथ क्या है आपका, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से लेस होना चाहिए। ठीक है, ये सर्टेन कंडीशन आप याद रखो। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को। कह रहे ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ मेटल इट्स एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। ग्रीन लाइट क्या कर रही है, फोटो को एमिट कर रही है, बट कह रहा है कि आपका येलो लाइट नहीं कर रहा है। तो आप जानते हो कि बच्चे विबग्योर, ये आपको ऑलरेडी पता है कि विबग्योर। अब जरा ध्यान से देखो तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ बच्चे जिसकी मैक्सिमम होगी उससे जो एसोसिएटेड एनर्जी होगा बच्चे वो क्या होगा, यदि लैम्डा मैक्सिमम है तो जो एनर्जी होगा बच्चे वो क्या होगा आपका मिनिमम होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, चूंकि ग्रीन लाइट कर रहा है और येलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर वाले क्या कर रहे हैं, येलो ऑरेंज रेड, ये क्या करेंगे आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, लेसर है। और इसके इधर के जितने भी आपके कलर्स हैं वो सारे करेंगे दैट इज ब्लू, इंडिगो और क्या करेगा बच्चे आपका वायलेट। ये सभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करेंगे क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है बच्चे आपकी लेस है और लेस मिनिमम होगी। तो आप जानते हो कि उसकी जो एसोसिएटेड एनर्जी होगा, एनर्जी क्या होता है, E इक्वल्स टू ये होता है बच्चे आपका एच सी बाई लैम्डा। तो एक सिंपल सी बात याद रखो, मतलब एच सी बाई लैम्डा, अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी क्या होगा बच्चे आपका ज्यादा होगा। ठीक है, आपको ये सिंपल सी बात समझनी है। इसका मतलब देखो क्या होगा, ऑरेंज तो होगा नहीं, अच्छा रेड भी नहीं होगा, इंडिगो होगा बच्चे आपका। तो इंडिगो ही बच्चे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मास दे रखा है, ये कितना है आपका m/3 और कितना दे रखा है आपको 2m/3 और आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा जरा ध्यान से देखो, कोई एक आपका पार्टिकल है, ये जरा पार्टिकल कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं इसका मास क्या है m है और ये क्या हुआ 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक ये आपका पार्ट और दूसरा क्या होगा कुछ ऐसा पार्ट। और इसका मास दे रखा है आपको m/3 है और इसका मास आपको दे रखा है दैट इज 2m/3, ये आपको दे रखा है। अब मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है v1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है आपकी v2 है। तो आप जानते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम आपका क्या होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो ये हो जाएगा 0। तो पी एफ इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यहाँ पे हो जाएगा m/3 इंटू क्या होगा आपका v1 प्लस क्या होगा आपका 2m/3 इंटू क्या हो जाएगा आपका v2। तो ये आप यहाँ पे इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो क्या होगा आपका सेम ही होगा। तो बेसिकली क्या होगा m आपका m/3 कॉमन हो जाएगा,
तो इधर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका दैट इज बचेगा आपका V1 प्लस क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ V2, कुछ ऐसी वैल्यू देगा। और V1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज 2 टाइम्स ऑफ V2, ये मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिख रहा हूँ। तो बेसिकली जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसकी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का जो रेशियो होगा, वेवलेंथ होता क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है बच्चे आपका H/P। तो यहाँ से जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या देगा आपको, दैट इज λ1 रेज टू λ2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देगा आपको P2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका P1। अच्छा P2 को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज M2V2। तो V2 को एज इट इज रहने दो, M2 कितना है आपका, ये M2 लिया हुआ है दैट इज 2m/3, V2 आपका एज इट इज, और अपॉन M1 कितना है m/3, और इसका जरा वैल्यू रख दो V1 का, V1 को क्या लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ V2। तो बेसिकली ये भी तो 2/3 लिखा हुआ है, तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी, कट आ जाएगी, कट हो जाएगी। तो आपको जो रेशियो देगा वो कितना हो जाएगा 1:1, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका पहला। चलिए बच्चे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 मेटल्स ए एंड बी हैविंग द वर्क फंक्शन दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, विच मेटल हैव द हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बच्चे किसका होगा, मैंने क्या बोला कि जिसका एनर्जी बच्चे कम होगा वो आपको ज्यादा वेवलेंथ देगा, जिसका एनर्जी आपका ग्रेटर होगा वो क्या देगा आपको एक लेसर वेवलेंथ देगा। अच्छा आपसे पूछा है कि हायर किसके ज्यादा होगा, मतलब किसका आपका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एनर्जी बच्चे लेस है, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा बच्चे आपका ग्रेटर होगा। तो मेटल ए का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द लिथियम, और ये आपको वर्क फंक्शन दे रखा है दैट इज कितना है आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैथोड, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है आपसे। तो आप जानते हो कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका E माइनस का फाई, और फाई क्या है यहाँ पे वर्क फंक्शन है। अब आप जानते हो कि जब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो यही इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वी इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका दैट इज ई माइनस कितना है आपका फाई, और यहाँ पे इसको ही आप लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा माइनस कितना हो जाएगा फाई, और ये दे देगा आपको क्या दैट इज ई वी। यहाँ से हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे कि ई वी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो यहाँ पे 12,400 अपॉन लेमडा कितना दे रखा है दैट इज 280, ये आपको दे रखा है 280, और ये नैनोमीटर में दे रखा है। तो इसको बेसिकली किस में होना चाहिए बच्चे, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो 10⁻⁹ मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2800, ये क्या हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया। और अब ये वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस कितना हो जाएगा आपका 2.5। इसको जरा सॉल्व कर जाओ, देखो ये 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14, और यहाँ पे क्या जाएगा आपको 6, और ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 7 जा, और ये क्या देगा आपको 31। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ई वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 4 जा, ये आ जाएगा आपका 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 37, फिर क्या हो जाएगा आपका 7 4.4, लगभग लगभग क्या देगा 4.4 माइनस कितना आ जाएगा आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा 0.9, और इधर क्या बचेगा आपका दैट इज ये हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लगभग दे देगा आपको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रिमेंबर ऑलवेज जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, तो V का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा दैट इज माइनस का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। यदि इसको क्या करें हम दो फैक्टर में क्या करें बच्चे इंक्रीज कर दें, सो दिस विल बी। अच्छा फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करा जा रहा है, और इंटेंसिटी, आप जानते हो कि इंटेंसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चे काइनेटिक एनर्जी पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी का तो पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर 2 टाइम्स बड़ी है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चे 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इंसिडेंट रेडिएशन देखो इनिशियली मान लो कि क्या है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इससे जो एसोसिएटेड एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा E इक्वल्स टू एच न्यू, और फिर फ्रीक्वेंसी बच्चे इंक्रीज हो गई दैट इज 2 टाइम्स ऑफ न्यू, तो अब एनर्जी कितना हो जाएगा, ये देगा आपको 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू। चलिए आते हैं हम लोग ऑप्शंस पे। इंक्रीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बाय अ फैक्टर 2। कह रहा है कि इंक्रीज कर देगा क्या आपका फोटो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन बाय अ फैक्टर 2। इसके लिए हमको पता होना चाहिए ना कि आपका वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा।
अब दूसरा कह रहा है कि इंक्रीजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन एंड विल इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रॉन करंट बाय अ फैक्टर ऑफ 2। देखो ये तो बात क्लियर है, क्योंकि आप ये इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी 2h न्यू हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा आपका 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा। अब ध्यान से देखो, इंक्रीजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से, ऑलवेज ये याद रखना, इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से आपके जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज होते हैं, और आपकी जो फोटो करंट होती है बच्चे वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन इंटेंसिटी बेसिकली, ये करंट में स्मॉल आई से डिनोट कर रहा हूं, लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ने से बच्चे क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन एंड विल द इंक्रीजेस द फोटो इलेक्ट्रॉन करंट बाय अ फैक्टर ऑफ 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको बेसिकली सेकेंड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंक्रीजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट पे इफेक्ट आएगा भाई, क्योंकि वो भी इंटेंसिटी, मैंने बोला ना, इंटेंसिटी बढ़ने के साथ करंट क्या होगी बच्चे, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये गलत हो गया। नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी of a photoelectron but will increase the photoelectrons current by a factor। no effect of the kinetic energy, इफेक्ट होगा भाई, ये तो गलत हो गया ना, नो इफेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो ये भी बच्चे क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। 2 point sources of monochromatic light have equal powers, कह रहा है कि वन गिव द रेड एंड अदर द ब्लू लाइट। देखो दोनों का पावर क्या दे रखा है, इक्वल। तो एक दे रहा है आपको रेड, मतलब पी आर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पी बी, ठीक है। कह रहे हैं कि इफ एन आर एंड एन बी द नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन अ गिवन टाइम बाय द रेड एंड द ब्लू सोर्सेस रेस्पेक्टिवली, देन आपको बताना है कि आपका किसमें नंबर ऑफ जो फोटॉन्स होंगे वो किसमें ज्यादा होंगे। तो देखो जरा, अगर हम लोग यहां से निकाले नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन निकाल लेते हैं हम लोग रेड में, तो क्या होगा बेसिकली, ये क्या होता है, पी अपॉन क्या होगा आपका एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सिंगल फोटोन, ठीक है। तो एसोसिएटेड विद अ सिंगल फोटोन, तो ऑब्वियस सी बात है, उसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट एच सी अपॉन क्या हो जाएगा आपका लैम्डा आर। ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हो इसको आप। इसको ऊपर ले आओ तो एन आर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा आपका पी आर, ये हो जाएगा लैम्डा आर अपॉन क्या होगा आपका एच सी। ऐसे ही हम लोग जब निकालेंगे किसके लिए, दूसरा दे रखा है आपको एन बी के लिए, तो एन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज पी बी इंटू क्या होगा यहाँ पे लैम्डा बी अपॉन क्या दे देगा आपको एच सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको इन दोनों को जरा डिवाइड कर जाओ, तो एन आर अपॉन जरा एन बी करो, तो देखो क्या हो जाएगा, पावर चूंकि दोनों के सेम है तो पावर से पावर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एच सी से आपका एच सी पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बचेगा, लेमडा आर अपॉन क्या हो जाएगा आपका लेमडा बी। और आप जानते हो कि लेमडा आर और लेमडा बी वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन ब्लू लाइट होगा ना, तो ऑलवेज ग्रेटर देन आपको 1 देगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, एन आर इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपका एन बी। इसका मतलब आपका नंबर ऑफ फोटोन इन रेड लाइट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटोन इन ब्लू लाइट। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका सेकेंड। देखिए 8th नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल सही बात है, फोटोन आपका इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का बच्चे 0 होता है। तो दोनों ही ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको पता ना कि फोटोन ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किसी से भी बच्चे डिफ्लेक्टेड नहीं होते हैं, सिंपल सी बात ये समझना है। और दूसरा कह रहा है कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, इसका जो रेस्ट मास होगा वो क्या होगा बच्चे 0 होगा। मतलब दोनों ही क्या है, सही है, बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 पे, कह रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट की अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो बच्चे क्या होता है, इसको हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एच न्यू, और ई जानते हो आप कितना होता है, दैट इज एम एल टू क्या हो जाएगा टी माइनस टू, और ये हो जाएगा आपका एच। और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी माइनस वन। तो जो एच के लिए हम लोग लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, दैट इज एम एल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी माइनस वन, ये दे देगा आपको, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो तो आप किसके लिए लिख सकते हो इसको, अगर आप 1 बाय 1 ब्रेक करो तो जरा देखो जरा, फोर्स का कितना होता है, दैट इज एम एल टी माइनस टू, और कितना हो जाएगा टी, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, दैट इज एम एल टी माइनस वन बचेगा। तो ये तो बच्चे पॉसिबल नहीं है, इसको हटा दो। फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू दे देगा, वो भी नहीं आ रहा है तो इसको भी हटा दो। तीसरा देख लो, फोर्स इंटू स्पीड, अगर आप फोर्स इंटू स्पीड करोगे तो कितना हो जाएगा, बेसिकली ये दे देगा आपको एम एल टी माइनस टू, और स्पीड मतलब कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो गया। तो ओवरऑल ये दे देगा आपको एम एल टू टी माइनस थ्री दे देगा। और अगर आप देखोगे तो ये भी बच्चे ऑप्शन आपका सही नहीं है। चौथे पे आ जाओ, कह रहा है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम।
जरा इसको सॉल्व करो। तो फोर्स के लिए क्या होगा, दैट इज एम एल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टी माइनस टू। डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा एल, और टाइम के लिए कितना हो जाएगा टी। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, दैट इज एम एल टू क्या आ जाएगा टी माइनस वन। ये दे देगा आपको फाइनल डायमेंशन, फोर्स डिस्टेंस इनटू क्या हो जाएगा आपका टाइम। मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। When graph is plotted between the cutoff potential VC and the frequency light nu from the graph slope, then आपसे पूछा है कि आपका जो h होगा मतलब प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होगा। हाँ, ये पूछा है कि स्लोप when graph is plotted between the cutoff potential VC and the frequency light nu from the graph, then slope is पूछा है। तो आप जानते हो क्या होता है, that is EV equals to, ये पढ़ा है हम लोगों ने, एच न्यू माइनस क्या होता है आपका, दैट इज एच न्यू नॉट। ये क्या हो गया आपका वर्क फंक्शन हो गया। तो यहां से अगर आप देखो तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, दैट इज एच न्यू अपॉन क्या हो जाएगा ई, माइनस क्या देगा आपको एच अपॉन v क्या हो जाएगा न्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जरा कंपेयर कर जाओ। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करोगे तो ये जो m का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, दैट इज h बाई ई के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप आ जाएगा वो क्या होगा बच्चे आपका h अपॉन ई, यही दे देगा आपको स्लोप। मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या देगा आपको, सेकंड। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द टू पार्टिकल्स आर इक्वल। पूछा है आपसे कि कौन से पार्टिकल्स का बच्चे इक्वल होगा, देयर वेलोसिटीज विल बी इक्वल। अच्छा आप जानते हो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, दैट इज नथिंग बट लैम्डा इक्वल्स टू ये होता है आपका h अपॉन पी। अगर हम p की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा आपका h अपॉन ये हो जाएगा एम वी। तो कह रहे हैं कि देयर वेलोसिटीज विल बी इक्वल। यदि उनकी जो वेलोसिटीज इक्वल है बट मासेस का अगर पता नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, आपका सेम होगा। तो बेसिकली इसमें मासेस का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपके मासेस का रेशियो क्या गिवन है। वैसे आप नहीं बोल सकते, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देयर मासेस विल बी इक्वल। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है कि देयर मासेस विल बी इक्वल। मासेस अगर सेम है लेकिन वेलोसिटीज का अगर कुछ नहीं गिवन है आपको कि वेलोसिटी का रेशियो क्या है या वेलोसिटी की वैल्यूज क्या है, तो भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको कि डी ब्रोगली आपका जो वेवलेंथ होगा वो टू पार्टिकल्स का इक्वल होगा। देयर मोमेंटम आर इक्वल, यदि क्या हो उनका मोमेंटम इक्वल हो। जैसे सपोज करो हम दो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा एच अपॉन पी वन, और दूसरे के लिए लिख लो आप लेमडा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन पी टू। यदि आपको फॉर्मूले में क्वेश्चन में दे रखा है कि P1 इक्वल्स टू P2, तो मतलब उनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब आप जानते हो कि H क्या है, H इज नथिंग बट आपका प्लैंक कांस्टेंट है, तो बेसिकली लैम्डा वन इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे लैम्डा टू। तो ये एक आपका स्पेसिफिक केस होगा जहां पे आपका अगर मोमेंटम सेम है तो उनके जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होंगे बच्चे आपके, सेम होंगे। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड द स्पीड आर इक्वल। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड स्पीड आर इक्वल, तो प्रोडक्ट ऑफ बच्चे मास और स्पीड होना चाहिए, तब आपका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। तो चौथा बच्चे यहीं से क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा आपका, थर्ड। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन 3 फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ए बी एंड सी द ग्राफ बिटवीन द फोटो करंट एंड द एनोड पोटेंशियल इज शोन इन फिगर। आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये ग्राफ कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट है, मतलब बी और सी का, और ए का जो ग्राफ है बच्चे वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आप जानते हो कि जब इंटेंसिटी बच्चे आप इंक्रीज करते हो, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो करंट होगी, फोटो करंट, वो भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या पूछा हुआ है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर इक्वल इन सेल ए एंड सी। देखो सेल ए और सी की बात करें तो बेसिकली आपको पता है कि इनका जो करंट है एट लास्ट बच्चे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, दोनों का सेम हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि करंट सेम है तो ऑब्वियसली बात है इंटेंसिटी क्या होगी बच्चे, सेम होगी। और एक बात आपको ये याद रखना है कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी बच्चे ना ही काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट करेगा, और आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी को ही तो आप लिखते हो, दैट इज ईवी, जो होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दोनों को ही इफेक्ट नहीं करेगा, तो पोटेंशियल पे इंटेंसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चे पहला स्टेटमेंट कि इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर इक्वल इन सेल ए एंड सी। जरा दूसरा ऑप्शन देखो, कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इन सेल बी इज ग्रेटर देन इन ए। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका बच्चे पोटेंशियल क्या है, बी का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ज्यादा वैल्यू देगा, और ए का वैल्यू क्या देगा आपको, कम देगा यहाँ पे पोटेंशियल के टर्म में। तो आप जानते हो कि दैट इज काइनेटिक एनर्जी
क्या होगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू, ये हम ईवी लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा पोटेंशियल होगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा बच्चे वो भी क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा, मतलब दोनों ही ऑप्शन ये सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। अच्छा तीसरा चौथा क्या कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द इंटेंसिटी इन बी। तो इंटेंसिटी ऑफ ए देखो यहाँ पे ए के टर्म में बच्चे करंट आपको ज्यादा मिल रही है और बी के टर्म में आपको जो करंट मिल रही है वो कम मिल रही है, ठीक है। तो करंट का यहाँ पे वेरिएशन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंटेंसिटी क्या होगा, इन दोनों का इक्वल नहीं होगा, आई ए इक्वल टू नॉट क्या होगा आपका आई बी होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे आपका थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द टू मेटल ए एंड बी, और ए का वर्क फंक्शन दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बी का वर्क फंक्शन दे रखा है 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। देखिए अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो तभी होगा जब लैम्डा क्या होगा, इज लेसर देन क्या होगा आपका लैम्डा नॉट। जहां पे जो लैम्डा नॉट है दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर इसी को जरा हम लोग देखें इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हो आप कि ये न्यू इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू न्यू नॉट से ग्रेटर होना चाहिए, तब आपका क्या करेगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। अब जरा देख लो पहले वन बाय वन करके कि यहाँ पे बी और ए का आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि हमको वेवलेंथ दे रखा है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज ये देगा आपको एच सी बाई लेमडा, और यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, वो कितना हो जाएगा 12400 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000, और ये होल वैल्यू आपको किस में देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ से 4 से कट हो जाएगा ये आ जाएगा 10 और ये देगा आपको 3 और ये आ जाएगा आपका 1। तो बेसिकली जो एनर्जी का वैल्यू है दैट इज आ जाएगा आपका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए क्या कह रहा है कि आपका इंसिडेंट एनर्जी कितना है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर देखिए यहाँ पे कोई अगर मेटल है आपके पास, ये मेटेलिक बॉडी है और यहाँ से क्या हो रहा है कि एक रेडिएशन फॉल हो रहा है, और ये आपको दे रखा है रेडिएशन किसका, इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी दे रखा है 3.1। जब तक ये वैल्यू क्या होगी बच्चे, ये वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं होगा तब तक वो आपका एमिशन नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप देखो तो पहली मेटल का जो वर्क फंक्शन है ये क्या है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये इंसिडेंट एनर्जी से क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बी की बात करो तो यहाँ पे आपको दे रखा है 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये क्या है इंसिडेंट एनर्जी से लेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोटो एमिशन होगा। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका बी, मतलब मेटल बी से क्या होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन आपके एमिट होंगे। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस इफ द सरफेस हैज रिसीव्ड, कह रहा है यहाँ पे 2 × 10 टू पावर माइनस का 7 जूल एनर्जी है, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस इज, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो फॉल हो रहे हैं वो कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए बच्चे क्या होगा, जितना भी एनर्जी आपको दे रखा है अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन से क्या करो आप उसको डिवाइड कर दो, तो आपको टोटल एनर्जी दे रखा है 2 × 10 टू पावर माइनस 7, और एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन के लिए क्या करोगे आप एच सी बाई लेमडा करोगे, और एच सी बाई लेमडा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जरा देखो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन कैसे निकालेंगे हम लोग, एच का वैल्यू कितना होता है दैट इज नथिंग बट 6.6 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 34, और सी का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर 8 अपॉन, अगर हम लोग बात करें लेमडा दे रखा है हमको 5, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको 10 टू पावर कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 3 जीरो है 10 टू पावर बचेगा आपका माइनस का 7, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 6 18 और 3 6 18 1 कितना हो जाएगा आपका 19.8 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर, ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 7 15 दे देगा, और 34 माइनस का 34 और प्लस क्या बच जाएगा आपका 15, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अपॉन क्या है आपका 5 भी है, तो इसको डिवाइड कर लो जरा फर्दर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 और क्या देगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 3.9, लगभग लगभग क्या देगा आपको 3.9। अच्छा एक वैल्यू और बच रही है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग, तो 6 आ जाएगा 3.96, ये आ जाएगा 3.96 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 टू पावर, और ये जो वैल्यू देगा हमको कितनी देगा 15, 4 कितना हो जाएगा आपका 19, माइनस का कितना आ जाएगा आपका 19, ठीक है, ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी।
चलिए इस वैल्यू को जरा हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये देगा 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁷ अपॉन आ जाएगा आपका 3.96 इंटू आ जाएगा 10⁻⁻19। तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो, तो लगभग इसको 4 लिख सकते हो। तो जब इसको कट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 0.5। और जब इसको आप ऊपर लेके आओगे, अच्छा एनर्जी आपको -7 दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको -7। जब ऊपर लेके आओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 19 और प्लस का 7, ये क्या बचेगा आपका 10⁻12 बचेगा। और इसी को बचे आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻11। ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इसका मतलब है कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई एंड न्यू बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रेडिएशन रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे न्यू बच्चे आपको इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी दे रखा है और ई क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो भाई इसको जरा लिख जाओ कि आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, दैट इज नथिंग बट एच न्यू माइनस क्या होता है आपका डब्ल्यू, जहां डब्ल्यू क्या है आपका वर्क फंक्शन है। अब कह रहे हैं इफ वी हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन देन द न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्या करें यहाँ पे कि हाफ कर दें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को, तो आपका जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा। तो जरा देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को आप हाफ कर रहे हो, मतलब क्या हो गया एच न्यू बाई 2 माइनस का डब्ल्यू आपका एज इट इज रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बेसिकली इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस होल वैल्यू विल बिकम्स, अच्छा देखो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू। इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस क्या देगा आपको 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू देगा। ठीक है, तो जरा दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को हाफ कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बच्चे क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। और आपको पता है कि बेसिकली मैक्स अगर किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल को फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करना है तो उसके लिए सीधी सी बात क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी हाफ कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वैल्यू हो जाएगा वो इससे क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो बेसिकली वो क्या करेगा एमिट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ई माइनस एच न्यू बाई 2। ये आपके कोई भी नहीं होगा, मतलब एमिशन होगा ही नहीं। तो जब एमिशन ही नहीं होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी ही नहीं आएगा, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। A radiation of energy E falls normally on the perfectly reflecting surface। कंसीडर कर लेते हैं बच्चे कि हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से क्या हो रहा है कि एक फोटोन बच्चे फॉल हो रहा है। अच्छा, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस, रेडिएशन ऑफ एनर्जी अगर फॉल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी क्या होगा आपका फोटोन के फॉर्म में होगा। यहां से जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग है तो ये वापस चला जाएगा। अच्छा, आप जानते हो कि मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें इट इज नथिंग बट ये क्या होती है एच न्यू। और अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम बच्चे क्या होता है दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका ई बाई सी। ये होता है आपका मोमेंटम ऑफ फोटोन। दोनों ही क्या होते हैं बच्चे फिक्स होते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो तो ये कितना इस पे मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ये होगा बच्चे ई बाई सी। और ये वापस जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज क्या दे देगा आपको ई माइनस का ई बाई सी। अब आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा आपका पी इनिशियल। पी फाइनल दे रखा है माइनस का ई बाई सी और ये हो जाएगा माइनस का ई बाई सी। तो जब यहां से निकालोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2 ई बाई सी दे देगा। और अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका चेंज इन मोमेंटम का, दैट इज दे देगा आपको 2 ई अपॉन क्या आ जाएगा आपका सी। इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बच्चे आपका सेकेंड। देखते बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच रे डिफ्लेक्टेड मोर, कैथोड रे एक्स रेज। अच्छा, जरा एक्स रेज और गामा रेज की बात करें तो बेसिकली ये क्या है आपकी फोटोन है। तो फोटॉन्स में बच्चे कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब फोटॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बच्चे डिफ्लेक्टेड नहीं होगा। तो कैथोड रे से बच्चे क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज होगा। जब कैथोड रे में आपका नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे डिफ्लेक्ट होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा बच्चे आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द इंसिडेंट फोटोन इन्वॉल्व इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, कम्स आउट विद इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, कम्स आउट विद अ डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये हो गया आपका एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक रेडिएशन फॉल हो रहा है इस पे। अभी जब रेडिएशन फॉल होता है तो क्या होता है, इस रेडिएशन के फॉल होने से
इसकी जो एनर्जी है बच्चे वो क्या हो जाती है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बच्चे आपका बाहर निकल आता है, तो वो जो एनर्जी थी बच्चे वो क्या हो गई, आपकी बाहर आ गई। तो बेसिकली जो आपका फोटोन होता है वो कंप्लीटली क्या होगा, आपका डिसअपियर हो जाएगा, जो आपको बाहर नहीं दिखेगा, और बेसिकली जो दिखेगा वो क्या होगा, दैट इज आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका बाहर आया है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फोटोन जो होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, आपका डिसअपियर। क्यों, उसकी एनर्जी टोटल क्या हो गई है, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गई जो आपका बाहर आया है। ठीक है, हालांकि पूरी तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका वर्क फंक्शन में भी आपका क्या होगा, लॉस होगा, जितना आपका इंटरनल एनर्जी है फॉर द पर्टिकुलर मेटल। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट ऑफ मेटल एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी V ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल से पूछा है आपका रिलेशन V पे। तो आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो, बेसिकली दैट इज E V नॉट। बेसिकली ये होता क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ये होता है आपका गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सीधे से समझ लो कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि ये हो गई आपकी कैथोड और इधर क्या हो गया बच्चे आपका एनोड। यहाँ पे क्या किया, सपोज करो कोई रेडिएशन फॉल हो रहा है, ये आपका रेडिएशन फॉल हो रहा है। जैसे ही इस पे क्या होगा, रेडिएशन फॉल होगा, तो यहां से बच्चे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये क्या है, कैथोड है, कैथोड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये कहाँ पहुंचेगा बच्चे, एनोड पे पहुंचेगा। एनोड पे पहुंचा आपका ये, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा है, एनोड। अब ये जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है, इसको रोकने के लिए बच्चे हम जितना भी निगेटिव पोटेंशियल देते हैं इस एनोड को, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भैया ये जब इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चे कम होगी, और आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। उसी के फॉर्म में ये लिखा होता है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ई टाइम्स वी नॉट। तो बेसिकली आप लिख सकते हो कि वी नॉट क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका वी स्क्वायर। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि E एंड न्यू बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रेडिएशन रेस्पेक्टिवली। इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन देन द न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी को ही E से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज H न्यू माइनस क्या देगा आपको W। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहे हैं कि if we double the frequency of the radiation then the new kinetic energy of the electron, डबल आप कर दो तो न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चे E डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा H न्यू माइनस क्या दे देगा आपको, W दे देगा। ठीक है, अब एक काम करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे W को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो W के लिए जरा सॉल्व कर जाओ। अब जरा W के लिए जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो W इक्वल्स टू आप यहाँ से लिख सकते हो कि W इक्वल्स टू नथिंग बट कितना होगा, दैट इज ये हो जाएगा H न्यू माइनस का कितना हो जाएगा आपका E। इसको जरा यहाँ पे आओ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो E डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H न्यू माइनस का क्या हो जाएगा H न्यू, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका E। तो बेसिकली ये क्या बचेगा आपका E प्लस H न्यू, ये बच जाएगा आपका। तो E प्लस H न्यू बच्चे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो नो एनर्जी आपकी नई एनर्जी होगी वो कितनी होगी, H न्यू प्लस E, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस बाय द फैक्टर। क्या हो, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपका डबल कर दिया जाए, तो आप जानते हो कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज H अपॉन P। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, दैट इज मोमेंटम के फॉर्म में बच्चे ये होती है P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से P स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2m k, जहाँ पे क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो P का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 2mk। अब इस P का वैल्यू जरा रख जाओ वहां पे, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा H अपॉन स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2mk। अब इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, H अपॉन स्क्वायर रूट 2m इंटू क्या हो जाएगा आपका 2k। तो लैम्डा डैश का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, √2, मतलब जो इनिशियल वैल्यू था उसका 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि कह रहा है कि द डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, व्हिच पार्टिकल हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल्स टू जानते हो आप क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज H अपॉन mv। अच्छा, सेम वेलोसिटी दे दिया तो मतलब H अपॉन v तो कांस्टेंट हो गया, तो बेसिकली आपका जो लैम्डा है वो किसका, मास पे ही तो डिपेंड करेगा। तो देखो भैया, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा जो मास होगा वो किसका होगा, अल्फा पार्टिकल होगा। तो इस अल्फा पार्टिकल होगा तो इसकी जो वेवलेंथ होगी बच्चे वो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या है आपका, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me एंड ए प्रोटॉन ऑफ मास mp आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे क्या है आपका सेम है। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन टू दैट एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन। अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो बेसिकली लैम्डा इक्वल्स टू, अभी मैंने पीछे बताया आपको, दैट इज क्या था 2mk। अगर क्या हो वो पर्टिकुलर आपका पार्टिकल आपका क्या हो रहा है वी पोटेंशियल से एक्सीलरेट कर रहा है, तो लैम्डा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, दैट इज h अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2m, ये क्या हो जाएगा आपका qv। अब आपको दे रखा है यहाँ पे कि बेसिकली क्या है यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बच्चे v तो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। और रेशियो पूछा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन टू दैट एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन। अच्छा मास आपको पता है ना, चार्ज तो दोनों पे ही सेम रहता है, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन टू द लैम्डा प्रोटॉन जब हम लोग निकालेंगे तो क्या देगा, ये रिवर्स रिलेशन देगा आपको, मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट mp अपॉन क्या आ जाएगा आपका me, ये दे देगा आपको करेक्ट रिलेशन। मतलब स्क्वायर रूट mp टू me आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, मतलब चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टू फोटॉन्स हैविंग द इक्वल वेवलेंथ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। टू फोटॉन्स कह रहा है कि हैविंग इक्वल वेवलेंथ, हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम, यदि उनका वेवलेंथ इक्वल है तो भैया उनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। तो इक्वल एनर्जीज हैव नॉन जीरो लीनियर मोमेंटम। जरा देख लेते हैं इसको कि लैम्डा इक्वल्स टू होता क्या है, दैट इज h अपॉन p। तो अलग अलग केस ले लो मान लो लैम्डा 1 इक्वल्स टू क्या है h अपॉन p है, और लैम्डा 2 क्या है दैट इज ऑल्सो h अपॉन p। तो कह रहा है कि दोनों की वेवलेंथ क्या है इक्वल है, तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू लिख जाओ लैम्डा 2, मान लेते हैं इसका मोमेंटम क्या है p1 है, इसका मोमेंटम क्या है p2। लेकिन h अपॉन क्या हो जाएगा p1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप h अपॉन p2, तो h से h चला गया तो ये क्या हो जाएगा p1 इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चे p2। लेकिन जरा ध्यान से देखो कि आपका मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मे और मे नॉट बच्चे हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो इक्वल वेवलेंथ्स हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लीनियर मोमेंटम इक्वल है तो बच्चे आपका क्या होगा वेवलेंथ इक्वल होगा, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो देखो भैया चौथा ऑप्शन दे रहा है कि इक्वल लीनियर मोमेंटम हैव द इक्वल वेवलेंथ, तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब ऐसी बात है ना कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बच्चे p1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो सेम होगा, लेकिन बच्चे डायरेक्शन होगा ना इसमें, तो डायरेक्शन की वजह से मोमेंटम आपका चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट हो जाएगा। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, आप जानते हो कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू, और हम लोग जानते हैं मास आइंस्टाइन रिलेशन क्या होता है, दैट इज mc स्क्वायर। इन दोनों को इक्विवेलेट कर दो तो mc स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका h न्यू। तो यहां से आप निकाल सकते हो मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज h न्यू बाई सी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका काइनेटिक मास। तो देखो भैया कौन सा ऑप्शन दे रहा है h न्यू बाई सी स्क्वायर, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये था आपका पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन, और इस डिस्कशन होगा वो आपको कराएंगे अनय सर। सो मिलते हैं किसी और डिस्कशन में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस कर रहे हैं CRT 52। पहले 25 क्वेश्चन हमारे साथ शिवम सर ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास 12th में केवल 2 टॉपिक्स के पेपर और बचे हुए हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। An electron of mass m and a photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelengths associated with them is। रेशियो पूछ रहा है इनका, तो देखो भाई वेवलेंथ लैम्डा E इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, h अपॉन p। h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या है मोमेंटम, ठीक है। अब देखो एनर्जी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो E इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो होता है क्या, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ से P निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m E आ जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। दूसरी चीज़ एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें, एनर्जी ऑफ फोटोन में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, E इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है। तो
तो ये अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे P तो क्या आ जाएगा, E अपॉन C आ जाएगा। अब इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करते हैं, लैम्डा E अपॉन लैम्डा P का रेशियो हमें निकालना है फोटोन का, तो क्या आ जाएगा, H अपॉन रूट 2me अपॉन H अपॉन रूट H अपॉन कितना E बाय C, तो ये E इधर और C यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो H अपॉन रूट 2me इंटू E अपॉन HC, H से H कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाय C इंटू ये रूट E से एक E कैंसिल होगा तो यहाँ रूट E आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट E अपॉन 2m, ठीक, 1 अपॉन C इंटू अंडर रूट E अपॉन 2m। देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, 1 बाय C 2m अपॉन E, एक मिनट, नहीं फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकेंड ऑप्शन बनेगा, सॉरी, E अपॉन 2m, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा नॉट 3250 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2536 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर इज। तो ये कितनी होगी, देखो भाई वर्क फंक्शन हमारे पास क्या होता है, वर्क फंक्शन हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, HC बाय लैम्डा नॉट। अब सुनो यहाँ पे ये वर्क फंक्शन कैलकुलेट करो, H की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 4.14 इंटू 4.14 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या, किसकी, सिल्वर की 3250 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब सुनो एनर्जी ऑफ फोटोन की बात अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वो क्या होगा, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, HC बाय लैम्डा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.14 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू C कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन यहाँ पे लैम्डा कितना दिया हुआ है 2536 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 4.99 या 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्या बताना था हमें, इसमें वेलोसिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन की इजेक्ट हुई है जो। तो देखो वेलोसिटी कैसे बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी एनर्जी दोनों की आई है, यहाँ पे देखो एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 4.89 माइनस 3.81 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, जूल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कर देंगे तो 1.08 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1.73 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर 1.73 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी। अब सुनो क्या पूछा था इसने, वेलोसिटी पूछी थी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है कि इज इक्वल टू
हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। v निकालना है तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2k अपॉन m अंडर रूट में, तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, अंडर रूट 2 इंटू 1.73 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन m कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, फोटोन है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 6.16 इंटू 10 की पावर 5, 6.10 पर 5 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 6.1, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली में आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, अगला सवाल हमें कह रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है किसी भी ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर T केल्विन एंड मास m इज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है भैया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है इसमें, काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, 3/2 kT। तो और काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, p स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पे देखो 3/2 kT इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। बोलो समझ में आया? तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 3m के t के बराबर, 3m के t के बराबर। अब p हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट 3m के t। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 3m के टी। ऑप्शन देखो कौन सा मिलेगा, h अपॉन अंडर रूट 3m के टी। सेकेंड ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। दो आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स हैं, रिसीव कर रहे हैं लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 इफ द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिसका कि मास m है कमिंग आउट आर रिस्पेक्टिवली v1 एंड v2 देन। सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के, ठीक। HF1 दिया हुआ है इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन दोनों का सेम रहेगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कैथोड्स हैं, प्लस प्लस ये कितनी हो जाएगी, हाफ m v1 का स्क्वायर, ठीक। और दूसरे वाले के लिए देख लेते हैं तो HF2 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दो दोनों को, HF1 माइनस HF2 इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू तो दोनों का माइनस होके ख़त्म ही हो जाएगा, तो हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़, HF1 माइनस F2 इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगा। बताओ होगा? ठीक। अब सुनो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर उसी टर्म्स में अरेंज कर रहे हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h अपॉन m, 2h अपॉन m f1 माइनस f2। ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन m इंटू f1 माइनस f2। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है। बताओ बात समझ में आ गई? बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीजेज। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारा इंक्रीज कर रहा है तो भैया इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इंक्रीज कर जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। द इंसिडेंट फोटोन इन्वॉल्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। देखो जो इंसिडेंट फोटोन होता है वो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्ट ले रहा है, इन्वॉल्व है, तो वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, और पार्ट नहीं ले रहा है तो वो डिसअपियर
नहीं होता है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 न्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो भाई देखो ई के इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू माइनस W इज इक्वल टू वैल्यूज रख दो क्या H 4 न्यू नॉट ठीक माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ H न्यू नॉट। ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन 3H न्यू नॉट आंसर आ गया। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, अगर हम प्लॉट करते हैं एक ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन E एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू, व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, और भैया एक बार ग्राफ बता देते हैं। ग्राफ होता है इस तरीके का कुछ, E और न्यू के बीच में ग्राफ बन रहा है, E और न्यू के बीच में ग्राफ बन रहा है, ये किसी थीटा एंगल पे यहाँ पे होता है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट मतलब वर्क फंक्शन होता है। और सुनो स्लोप यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देखेंगे तो यहाँ पे देखो m क्या आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है हमारा h के बराबर मतलब कि प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है हमारे पास, एक मेटल सरफेस है इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन व्हेन हिट बाय ग्रीन लाइट बट नन वन हिट बाय येलो लाइट, द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड व्हेन द सरफेस इज हिट बाय। भैया देखो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ और येलो लाइट की वेवलेंथ दोनों को यहाँ पे देखा जाएगा, और उससे ज़्यादा वेवलेंथ ग्रीन से जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसी से वो ग्रीन लाइट से ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा सकती है, एमिट करा सकती है या इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा सकती है। तो ग्रीन से ज़्यादा होगी आपकी ब्लू लाइट की, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगर एक अल्फा पार्टिकल है, एक ड्यूटरॉन है, मूव विद वेलोसिटी v एंड 2v, ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। अब सुनो भाई, एक अल्फा पार्टिकल है और एक दूसरा क्या है, ड्यूटरॉन है। तो यहाँ पे देखो h इज लैम्डा इज इक्वल टू होता है हमारे पास h अपॉन p या h अपॉन mv, h अपॉन p, ठीक। तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, p के, और p इज इक्वल टू होता है mv के। तो हमें अल्फा और ड्यूटरॉन का, अल्फा पार्टिकल का और ड्यूटरॉन का मास बताना पड़ेगा, और वेलोसिटी हमें दी हुई है। तो मास देखो क्या यहाँ पे है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू होता है 4m के, और मास ऑफ ड्यूटरॉन होता है हमारे पास 2m के बराबर, ठीक। अब सुनना, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें दे रखी है यहाँ पे v, और वेलोसिटी ऑफ ड्यूटरॉन हमें दे रखा है यहाँ पे 2v। अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग क्या, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा ड्यूटरॉन इज इक्वल टू p ड्यूटरॉन अपॉन p अल्फा, ठीक। अब सुनो वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, क्या ड्यूटरॉन का मास कितना है हमारे पास 2m, ड्यूटरॉन की वेलोसिटी क्या है 2v, अपॉन अल्फा का मास कितना है हमारे पास 4m, अल्फा की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास v, तो 2 और 2 4 से कट गया, m से m कट गया, v से v कट गया, बचेगा 1:1 का रेशियो। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई। बढ़े हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल ऑफ 64 वोल्ट। देखो भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, अभी बताया था हमने, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी होता है। घुमा फिरा के वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, इन्हीं सब पे क्वेश्चन होते हैं और कहीं पे क्वेश्चन नहीं जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे कैसे, हाँ
एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल 64 वोल्ट। देखो K इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देखेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और साथ ही में देखो वोल्ट दे रखा है पोटेंशियल, तो 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.02 इंटू 10 की पावर 1.02 इंटू 10 की पावर कितनी 19, 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस 17 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। उसके बाद देखो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या निकालना था हमारा वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए यहाँ पे। तो मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई P इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2m KE के बराबर। तो अब यहाँ पे वैल्यूज रखो 2 इंटू मास कितना होगा, यहाँ पे मास हमारे पास आ जाएगा कितना 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू एनर्जी कितनी आई है 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस 17। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4.318 इंटू 10 की पावर माइनस 24 10 की पावर माइनस 24 केजी मीटर पर सेकेंड के बराबर, केजी मीटर पर सेकेंड के बराबर। हमें निकालना क्या था, ये लैम्डा निकालना था। लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4.318 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 1.534 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर। देखो ऑप्शन कोई दिया नहीं, नैनोमीटर में आंसर दिया है तो इसको नैनोमीटर में बदल लेते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 की पावर माइनस 10 से, किससे मल्टीप्लाई कर 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नैनोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखो नैनोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए क्या है 1.534 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर 9, तो ये आ जाएगा आपका नैनोमीटर में। आंसर देखो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, यहाँ से 10 की पावर माइनस 1 बचेगा तो 0.153 नैनोमीटर आना चाहिए। देखो फोर्थ ऑप्शन हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो भाई जैसे पीछे क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए गए हैं। अब सुनो इसमें क्या करेंगे, वही चीज़ करनी होगी। देखो वहाँ पे हमें पोटेंशियल दे रखा था और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। तो सुनो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है और काइनेटिक एनर्जी हमें जो दे रखी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे 120 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस 17। अब हमें मोमेंटम निकालना होगा तो मोमेंटम आ जाएगा 2m KE के बराबर। तो वैल्यूज रख दो अंडर रूट 2 इंटू एम कितना है हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है तो 1.9 इंटू 92 इंटू 10 की पावर माइनस 17 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 5.92 इंटू 10 की पावर 20 माइनस का 24 के बराबर। सुनो इस चैप्टर में केवल और केवल एक ही समस्या होती है जो कि कैलकुलेशन की होती है। कैलकुलेशन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत लंबी लंबी आ जाती हैं, तो उसमें कई बारी हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। h अपॉन p, तो अब देखो यहाँ पे h हमारे पास होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन
कितना आया 5.92 इंटू 10 की पावर -24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर -11 मीटर के बराबर, 11 मीटर के बराबर। अब सुनो, ऑप्शन कोई दिया है नहीं, पीको मीटर में दे रखा है, तो पीको मीटर में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.12 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 12 पीको मीटर। तो ये देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 112 पीको मीटर, 112 पीको मीटर। ऑप्शन देखो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटोसेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ए, बी और सी की बात कर रहा है यहाँ पे। एक फोटो करंट है और एक पोटेंशियल के बीच में दे रखा है, जो सेम पोटेंशियल से जा रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे क्या? स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी की, सेम फ्रीक्वेंसी से हैं मगर दोनों की इंटेंसिटीज़ अलग अलग हो रही हैं। बाद में देखो बी और सी जो हैं हमारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से निकलेंगी मगर सेम इंटेंसिटी की होंगी। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। कर्व्स ए और बी जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं इंसिडेंट रेडिएशन सेम फ्रीक्वेंसी की बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। बी और सी रिप्रेजेंट करते हैं इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज, नहीं भैया सेम इंटेंसिटीज की हैं। बी और सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग सेम इंटेंसिटी, भैया सेम इंटेंसिटी तो है मगर सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, नहीं भैया सेम फ्रीक्वेंसी से निकल रहे हैं। देखो ए और बी की सेम फ्रीक्वेंसी है और बी और सी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, बट बी और सी सेम इंटेंसिटीज़ की हैं, बी और सी सेम इंटेंसिटीज़ की हैं हमारे पास, मगर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, अगर एक पार्टिकल है मूव कर रहा है विद सेम वेलोसिटी तो मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी फॉर, मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए होगी? तो सुनो, मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए होगी? तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के यहाँ पे, और न्यूट्रॉन का मास अगर हम यहाँ पे देखें तो होता है हमारे पास 1 AMU के बराबर, प्रोटॉन का भी होता है 1 AMU के बराबर, बीटा पार्टिकल का होता है 1 अपॉन 1836 AMU के बराबर, और यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो हमारे पास होता है 4 AMU के बराबर। तो लीस्ट मास, जिसका सबसे कम मास होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? थर्ड बीटा पार्टिकल। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? थर्ड बीटा पार्टिकल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। एक प्रोटॉन है, एक्सेलरेट कर रहा है थ्रू अ पोटेंशियल V हैज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, then the de Broglie wavelength of an alpha particle when accelerated through the same potential V is। सुनो भाई सुनो, क्या क्या दिया है? एक प्रोटॉन दिया हुआ है और एक अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है। तो चार्ज एक प्रोटॉन पे कितना होता है हमारे पास? एक E के बराबर, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? m के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाती है? EV के बराबर हो जाती है। उसके बाद मोमेंटम की बात करेंगे तो P इज इक्वल टू √2m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू E इंटू V के बराबर हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? अब अगर यहाँ पे हम वेवलेंथ की बात करें प्रोटॉन की तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? h अपॉन h अपॉन √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू EV। बोलो बात समझ में आई? अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए भी लिख लेते हैं। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होगा?
2e के बराबर होगा। मास ऑन अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ ईवी हो जाएगी, 2 EV हो जाएगा। मोमेंटम की बात कर लें तो अंडर रूट 2 और 2 यहाँ पे मिला के 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स इसका हो जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ईवी इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लैम्डा की बात कर ले, वेवलेंथ की बात कर ले अल्फा पार्टिकल के, तो H अपॉन कितना 4 टाइम्स अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, क्या निकालना है हमें यहाँ पे, वेवलेंथ निकालनी है अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अंडर रूट 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू E कितना है 2E के बराबर, तो 2 टाइम्स ऑफ E इंटू V, 2 टाइम्स ऑफ E इंटू V के बराबर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, सुनना, 4 2 8 को हम अलग कर लेते हैं, तो H अपॉन अंडर रूट 8 को यहाँ लिख लिया इंटू अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू EV। ये देखो ये जितना है हमारे पास किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर ही है। ये हमारा कितना लैम्डा ऑफ फोटोन के बराबर है, और ये किसके बराबर था, लैम्डा ऑफ फोटोन हमें क्या दे रखा था, लैम्डा दे रखा है। तो सुनो, लैम्डा अपॉन रूट 8, ये ऑप्शन दे रखा है रूट 8 नहीं 2 रूट 2 दे रखा है, तो लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 ये आंसर हो जाएगा। लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 रूट 2, ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की इंक्रीज कर दी गई है कितनी, 16 टाइम्स, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज 75% के बराबर हो जाती है। तो सुनो कैसे हो जाती है, लैम्डा वेवलेंथ जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K2 बाय K1, ठीक है। K2 हमारी कितनी कर दी गई है, 16 टाइम्स अंडर रूट 16K अपॉन K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 टाइम्स। लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 बाय 4 के बराबर। लैम्डा 1 अगर हमारा मान लो 100 था, लैम्डा 1 अगर हमारा 100 था, तो लैम्डा 2 हमारा कितना बचा, 25। लैम्डा 2 कितना बचा, 25। तो अब सुनो यहाँ पे 4 टाइम्स उसका हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75% के बराबर बचेगा। 75% हमारा वो चेंज आएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। एक इलेक्ट्रॉन है, मास उसका m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप दे रखी है, और वी नॉट ग्रेटर है हमारा 0 से, एंटर कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, ठीक है। ई नॉट कॉन्स्टेंट है, ग्रेटर है 0 से, अच्छा ठीक है। एंड at t is equal to 0, if lambda naught is its de Broglie wavelength, then its de Broglie wavelength at time t is, ठीक है भाई। इनिशियल हमें वेवलेंथ कितनी दे रखी है, लैम्डा नॉट दे रखी है। इनिशियल वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है, लैम्डा नॉट दे रखी है। उसके बाद अगर हम फाइनल की बात इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो v नॉट इज इक्वल टू हमें v इज इक्वल टू दे रखा है, v इनिशियल हमें दे रखा है v नॉट आई कैप के बराबर। उसके बाद देखो यहाँ पे मोमेंटम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, mv नॉट के बराबर हो जाएगा। फिर अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, h अपॉन
एम वी नॉट के बराबर हो जाएगा, एच अपॉन एम वी नॉट के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात कर लें तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, माइनस ऑफ ई इंटू ई नॉट के बराबर, माइनस ऑफ ई इंटू ई नॉट आई कैप के बराबर दिया हुआ उसमें डायरेक्शन। ठीक, अब एक्सेलरेशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ई अपॉन ई नॉट अपॉन एम के बराबर हो जाएगा आई कैप। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लगा देंगे कौन सी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v एट टाइम t इज इक्वल टू वी नॉट हमारा कितना है, वी नॉट आई कैप। ठीक, प्लस एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन एम, माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन एम इंटू टी, ये आएगा। बोलो ये आ गया। अब सुनो, ये हमारा ये आ जाएगा आई कैप। ठीक, अब सुनो क्या बताना है, मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, m इंटू वी नॉट माइनस ई नॉट अपॉन m इंटू टी, ये आ जाएगा। मोमेंटम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एम वी नॉट माइनस ई नॉट टी। बोलो आएगा आई कैप। बोलो 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 बोलो। अब लैम्डा हमें टी टाइम पे निकालनी थी तो वो कितनी हो जाएगी, एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी कितना आया है, एम वी नॉट माइनस ई नॉट टी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई? लैम्डा टी हमारे पास कितना आ गया, एच अपॉन एम वी नॉट अब माइनस ई नॉट इंटू टी। बोलो बोलो बोलो। तो बताना क्या था हमारा यहाँ पे, टी टाइम पे यही बतानी थी हमें। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे लैम्डा नॉट हमारे पास कितना आया था, लैम्डा नॉट हमारे पास आया था एच अपॉन एम वी नॉट, और लैम्डा टी आ गया है एच अपॉन एम वी नॉट माइनस ई नॉट इंटू टी। तो एक पेज और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे बता सकते हैं, या पेज नहीं ऐड करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखो क्या आएगा, लैम्डा नॉट हमारा आया क्या, एच अपॉन एम वी नॉट, और लैम्डा टी हमारा आ गया कितना, एच अपॉन एम वी नॉट माइनस ई नॉट इंटू टी। अब तो लैम्डा टी हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन वन माइनस ई नॉट टी, ई नॉट टू टी अपॉन एम, ई नॉट इंटू टी अपॉन एम वी नॉट। ठीक, ये देखो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है हमारा, एक ही ऑप्शन है ये, लेकिन यहाँ पे लगा है प्लस। अब सुनो, ये प्लस कब आएगा, ये प्लस तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है वो माइनस में दी हुई है, ये अगर प्लस में होती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी प्लस में होती तो हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट मैच कर जाता। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। When the energy of an incident radiation is increased by 20%, एनर्जी को हमने कितना बढ़ा दिया है, 20% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कितना होगा। देखो भाई, पहली देखो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, एच न्यू माइनस 5
दूसरा क्या है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कितना हमें दे रखा है, कितना 20% बढ़ा दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1.2 एच न्यू के 1.2 एच न्यू इंटू 5 सॉरी -5। ठीक, अब सुनना इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.2 एच न्यू। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है। अब ये हमारी इक्वेशन तीसरी बन रही, -1.2 फाइव नॉट तीसरी, दूसरी और तीसरी को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस प्लस प्लस, तो सॉल्व करो, बताओ कितना आ जाएगा। 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस था ये माइनस जाएगा, इज इक्वल टू 1.2, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे लैम्डा में से 1.2 तो ये बचेगा 0.250। ठीक, 0.2 से 0.2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 हमारे पास बचेगा कितना, 5 हमारे पास कितना बचेगा, 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है हमारे पास 12375 अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर, अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर। अब सुनना, वर्क फंक्शन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 12375 अपॉन 4.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2955 ये आ जाएगा 2955 एंगस्ट्रॉम। तो देखो 2955 एंगस्ट्रॉम थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अमंग द फॉलोइंग 4 स्पेक्ट्रल रीजन द फोटॉन्स हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी इज। उस फोटोन को बताना है जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी हो। ठीक भाई, ठीक है भाई, बता दे रहे हैं। लैम्डा सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है इंफ्रा का, इंफ्रारेड। ठीक, उसके बाद क्या आता है, रेड आता है। उसके बाद क्या आता है, रेड आता है। उसके बाद क्या आता है, ब्लू आता है। उसके बाद क्या आता है, ब्लू आता है। उसके बाद क्या आता है, वायलेट आता है। उसके बाद क्या आता है, वायलेट आता है। और जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम क्या एनर्जी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की क्या हो जाएगी, हायर एनर्जी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी हो जाएगी, वायलेट की। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। तो अगले क्वेश्चन पे देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दी है, फॉल कर रही है मेटल पे, हैविंग वर्क फंक्शन hc बाय लैम्डा नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है, विल टेक प्लेस ओनली इफ। ये तभी लेगा जब लैम्डा लेस देन होगा किससे, लैम्डा नॉट के, लेस देन और इक्वल टू होगा लैम्डा नॉट के, मतलब कि थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, एक 200 वॉट का सोडियम स्ट्रीट लैंप है, एमिट कर रहा है येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर, assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light, the number of photons of yellow light it emits per second is। number of photons of yellow light it emits per second is। तो number of photons निकालने के लिए देखो n इज इक्वल टू उसकी एफिशिएंसी क्या है 25, तो मतलब 25% अपॉन 100 इंटू क्या है इसका वॉटेज 200 है। वॉटेज कितना है 200 है। और यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स 0.6 माइक्रोमीटर 200, हाँ, अपॉन कितना हो जाएगा 33 इंटू 10 की पावर -20 जूल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 20, 1.5 इंटू 10 की पावर 20 हमारा आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारा रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू 0
ये क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एजर्शन दिया है एनर्जी एंड मोमेंटम का फोटोन आर रिलेटेड बाय P इज इक्वल टू hc/c। भैया अभी पीछे क्वेश्चन में हमने ये बताया था, एकदम सही है एजर्शन। फोटोन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, सही बात है। c स्पीड ऑफ लाइट तभी आती है जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा होता है, तो फोटोन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इफ E डिनोट्स एनर्जी एंड लैम्डा वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, then the correct curve between the log E and log lambda is, log E और log lambda के बीच में करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है। तो देखो भैया E इज इक्वल टू होता है hc/लैम्डा, क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है hc/लैम्डा। अब इसको लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो log E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास log hc माइनस log लैम्डा के बराबर। अब सुनो, लॉग लैम्डा इज इक्वल टू लॉग एच सी माइनस लॉग ई। अब यहाँ पे देखो भैया, एक चीज़ ध्यान से देख लो कि यहाँ पे ये जो लॉग ई है वो माइनस में आ रहा है, तो देखो लॉग ई के बीच में ग्राफ बनाना ना, माइनस में आ रहा है तो कैसा होगा, स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप जो हमारा हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। स्लोप हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सी जो होगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और निगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और निगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन निगेटिव स्लोप कौन सा है, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन CRT 52 के। अब मिलते हैं हम लोग CRT 55 में, जिसका कि टॉपिक होने वाला है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। थैंक यू सो मच, जय हिंद।